हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा 2026 सेशन के लिए पीजीडीटी कोर्स का जो हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया है उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी उसका सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जैसे आपको पता है जो हमारा सत्र है 2026 का, ये हमारा दो सेशन, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है जनवरी 2026 में और जिन्होंने लिया है जुलाई 26 में, दोनों का पेपर सेम रहता है। ये उन दोनों के लिए ही लागू होने वाला है। उन दोनों को यही सेम पेपर बना के जमा करना पड़ेगा। हालांकि दोनों का लास्ट डेट अलग अलग रहने वाला है। तो इसका जो भी इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो इसमें मैं प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल पीडीएफ दिखा दूंगा जो है कि एक्चुअल में ग्रुप आंसर लिखते कैसे हो, या फिर जब मैं बोलूँ कि जब मैंने अपना सबमिट किया था पीजीटी का, मैंने कैसे लिखा था, उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ती है, अटैच करना है, वो पीडीएफ को मैं आपको इसमें शो कर दूंगा वीडियो के एंड में। और दूसरा इसमें क्या है, इस वाले जो पेपर है हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया हुआ है। इग्नू को असाइनमेंट बनाने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन वगैरह है वो चीज़ें, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो अदर सेंटर का गाइडलाइन है उसको भी लेकर मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। मैं उसके सारे गाइडलाइन को अच्छे से आपको एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस कर दूंगा। फिर इसको जब आप देख लेंगे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है। पर इसके पहले यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस वाले पीडीएफ में मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आपका असाइनमेंट में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एक हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारा कुछ एमसीक्यू टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट एक नंबर वाले हैं। और कुछ हमारा है ट्रांसलेशन करने के लिए, अनुवाद करना है, तो वो वाला चीज़ है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपका शॉर्ट में आ रहा है वो वाले, और जो आपका अनुवाद करना है वो, उसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया है डायरेक्टली यहीं पे पीडीएफ के अंदर में। लेकिन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया। जैसे आपको पता होगा कि जो मेरा तरीका है बताने का, इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा चैनल पे, कि आपको खुद से आंसर कैसे खोजना है बुक के अंदर में, आपको यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उसको क्या करता हूँ मैं, आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका जो मैंने आंसरिंग वगैरह वो मैंने आप दिखा दूँ एक बार। उसको मैंने बुक का जो पेज नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे मैंने आपके लिए हाफ काम कर दिया। जैसे मान लीजिए ये हमारा बुक का पेज नंबर है, इसका आंसर बुक में कहाँ मिलेगा वो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया पेज नंबर में। अब वो बुक के अंदर कैसे खोजते हैं आंसर को, वो भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ करके, ताकि उसको आपको आइडिया हो जाएगा। तो मतलब जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पे पूरा फुल रेडीमेड मिल जाएगा, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूँ, आई एम सॉरी, ये वीडियो तो उसके लिए नहीं है, वो यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं। जिनको खुद से कुछ करना है, चाह रहे कि मैं यहाँ खुद से लिखूंगा, बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए वो यहाँ पे मैं हेल्प प्रोवाइड करूँगा। मतलब जो आप देखो, अगर ये असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है जो इन्होंने दिया है, इसका उद्देश्य यही है कि आप इसको एक बार अच्छे से सत्कार को खुद से पढ़े क्वेश्चन को, और खुद से लिखने का प्रयास करें, बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा यकीन मानिए, जो लोग भी खुद से असाइनमेंट बनाते हैं, जो भी बुक से वगैरह आंसर खोज के पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, मान लीजिए उसका क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपका जो भी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, हर एक पेपर में सेम टू सेम फॉर्मेट आपका जो एग्जाम में जो आपका होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वहाँ भी सेम फॉर्मेट रहने वाला था। तो अगर आप जो स्टूडेंट अभी खुद से अपना लिख के खुद से थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, तो इसको करने के चक्कर में क्या है, वो अपना एक पीजीटी का बुक एक बार रीड कर लेगा, एक्चुअली उस चैप्टर को पढ़ लेगा, और वहाँ से वो खुद का एक नॉलेज गेन कर पाएगा, जो उसको हेल्प करने वाला आपका एक्चुअल वाला एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इधर से कॉपी पेस्ट ना करें, कहीं और से पीडीएफ खोज रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं, वो सब ना करके थोड़ा सा टाइम दीजिए। बहुत ही ईजी है, मैंने ऑलरेडी काम आपका आसान कर दिया है। कौन से बुक के किस पेज में आंसर मैंने वो भी मार्किंग कर दिया है। आप जस्ट उस पेज में ओपन कीजिएगा, वहाँ पे जो भी दिया पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके आपको अपने शब्दों में आंसर को वहाँ पे लिखना है। आपने जो भी उस पैराग्राफ को पढ़ के जो आपको समझ में आया, उसको समराइज करके, उसको शॉर्ट में करके, आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वहाँ से उसको लिखना है। इसका यही उद्देश्य है असाइनमेंट का। जो मेन उद्देश्य इग्नू का वो यही है। आपको यहाँ पे हालांकि यहाँ पे बोला गया एक बात है कि आपको जो भी बुक दिया गया है उस बुक से बोला कॉपी पेस्ट नहीं करने के लिए, ऐसा ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है। इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को इसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि सर बुक से मना किया, मैं कैसे बुक से लिख दूंगा। ऐसा नहीं बोला, बुक से पढ़ के आपको समझ के फिर आपको अपने शब्दों में लिखने बोला जा रहा है। इसलिए बुक दिया कि बुक तो पढ़ने के लिए दिया गया है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको बुक का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो बुक का सारी चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं आगे दिखाता हूँ कैसे वो लोग मिस्टेक करते हैं। आपको वो अवॉइड करना है, आपको खुद से पढ़ के आपको आंसर लिखना है। तो जो लोग का उद्देश्य है मुझे खुद से करना है, उसके लिए वीडियो बिल्कुल अच्छा है। मैं उसको पूरा डिटेल से हेल्प करने वाला हूँ। आगे मैंने जिस बताया, अगर इसको इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे एक बार, फिर आपको इस वाला जो असाइनमेंट है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आपको टोटली अपने आप कर लोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से कर पाओगे आप। बाकी जिनको कहीं और से खरीदना है तो वो जाकर सब लोग अपने फ्री अपना डिसीजन लेने के लिए आप कहीं और से भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए अब ये जो हमारा असाइनमेंट हो गया यहाँ पे, ये हमारा दो से बताया आपको, जनवरी और जुलाई 26 का है। डिफरेंस क्या होता है, दोनों का जो लास्ट डेट है ना वो अलग होता है। आपका पेपर सेम है, लेकिन जिन्होंने एडमिशन लिया है मान लीजिए जनवरी में, उनको उसी साल के ठीक अंत में 9वें महीने के बाद आपको यहाँ दिखा 30 सितंबर उनका लास्ट डेट है। और जिन्होंने लिया एडमिशन जुलाई में अभी लिया है, उनको अगले साल जाके 31 मार्च तक जमा करना है। ये उनका नॉर्मल डेट रहता है हर साल का। अब मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, पक्का 1 मंथ ये डेट आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 30 सितंबर, वो बढ़ के आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 अक्टूबर, और जो यहाँ 31 मार्च दिया हुआ आपका हो जाएगा अप्रैल। 1 मंथ की गारंटी है, पूरा बढ़ती है। उसके बाद कई बार क्या होता है, और भी 1 मंथ या 15 दिन और बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने लास्ट डेट तक नहीं जाना है। आपको जो उन्होंने डेडलाइन दिया है डेट का, आप कोशिश कीजिए इसके पहले या इस डेट तक एटलीस्ट कंप्लीट करके जमा करने का, ये आपका प्रयास होना चाहिए। बाकी उनके भरोसे मत रहिए कि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कई बार नहीं बढ़ता है तो फिर आप वहाँ प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो
ये यहाँ पे वो चीज़ बोला गया है। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है, जो भी डेट दिया है आप जो है इग्नू की वेबसाइट चेक करते रहिए, अगर वो डेट बढ़ता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ लिखा सत्रीय कार्य करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पे देखिए कुछ बातें बोला कि कौन सा पेपर आपको यूज करना है, ठीक है, आपको हर एक के लिए अलग अलग बनाना है, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन किया गया है। मैं आगे दिखा दूँ एक बार, ये रहा। ये फिर यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो असाइनमेंट का जो आपका अरेंजमेंट करेंगे फाइल को, मान लीजिए सबसे ऊपर आपको पहला वाला एक पेज लगाना है, उस पेज में आपका पर्सनल डिटेल होना चाहिए, आपका कौन सा कोर्स है, ये सब है। इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट का एक्चुअली फ्रंट पेज है। तो ऐसा क्या है, इग्नू ने अपने तरफ से कोई स्पेशल फ्रंट पेज का PDF प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है ना। केवल उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि आपके जो फ्रंट पेज है ना उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उस फॉर्मेट पर करके यहाँ पे मैंने लास्ट में एक पेज लगाया, वो आपका इग्नू का वो फ्रंट पेज है बोल सकते हो आप, क्योंकि ये जो यहाँ पे जैसा उन्होंने बोला है आपके लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने उसको अच्छे से अरेंज करके वो मैंने यहाँ पे अटैच किया। आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आप लगा सकते हैं चाहे तो। ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन में। फिर यहाँ पे और एक बात बोला कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है, आपका जो पेज है उसके वहाँ पे कितने मार्जिन छोड़ना है, दो आंसर के बीच में क्या छोड़ना है, यहाँ सारा डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ है। इन सबको मैंने आगे समराइज के मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये कुछ और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको जैसे से रीड कर लीजिए केवल। आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपको जो अपने आंसर है ना वो क्या करना है, आपके हैंड में होना चाहिए, आपको हाथ से लिखना है, मुद्रित और टाइप, मैंने कंप्यूटर टाइप पे या वो प्रिंटिंग वाला नहीं चलेगा आपको, आप सारा आंसर आपका हैंड रिटन ही होना चाहिए। असाइनमेंट ओनली हैंड रिटन अलाउ है, यहाँ पर लिखा है। बाकी सबका अलग अलग सेशन का अलग होना चाहिए। फिर यहाँ बोला जब आप जमा करेंगे आप जाकर उनसे क्या प्रेरण और पावती कार्ड, मतलब आपका जो रिसीप है, एक स्लिप है, वो आप जरूर ले लीजिए आप जब सबमिट कर देते हैं, ताकि वो आपका सबमिशन का प्रूफ है कि आपने सबमिट किया है, आपको ये कलेक्ट करना है। ये कुछ हो गया, इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दिया है। और फिर उसके बाद क्या क्या वहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये उनका क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया। पर इसके पहले मैं क्या करूँ, तो इन सारे पॉइंट को क्या क्या है मैंने यहाँ पे एक जगह पे मैंने सबको समराइज कर दिया, ताकि आपको मैं समझाने में आसानी होगी। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, अगर यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए क्या क्या बातें उन्होंने बोला, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन जो मैं बोलूँगा गाइडलाइन एक तरह से हो गया है, कॉमन इंस्ट्रक्शन बोला जाएगा रिगार्डिंग इग्नू का असाइनमेंट। क्या क्या बोला, पहला नंबर, कौन सा क्वेश्चन पेपर लेना है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। क्या करना है आपको लेना है हमेशा ऑलवेज लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब आप जब भी चाह रहे हो कि मुझे असाइनमेंट जमा करना है, ठीक है ना। इग्नू में क्या होता है, चलता है 2 सेशन, एक हमारा होता है जून में एग्जाम, एक हमारा होता है दिसंबर में एग्जाम, और एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले वो लोग लेते हैं सबमिशन आपका असाइनमेंट का। तो आप असाइनमेंट कब जमा करने वाले हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है अपना लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। और हर एक असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है ये असाइनमेंट किनको बनाना है और कब जमा करना, 2 चीज़ वहाँ लिखी रहती है। तो जिन लोगों का भी चल रहा है एडमिशन वो हमको अपना लेना लेटेस्ट वाला। और मान लीजिए जो लोग अभी किसी कोर्स में पहले एडमिशन लिए हैं पर अभी तक वो अपना कोई भी सत्र कार्य पूरा नहीं कर पाए, असाइनमेंट काम पूरा नहीं किया, मान लीजिए अब वो चाह रहे कि 2 साल का गैप हो गया है, 1 साल का गैप हो गया, अभी मुझे अभी करना है मान लीजिए, तब मुझे कौन सा असाइनमेंट लेना है, क्या जब मैंने एडमिशन लिया तब का लेना है या मुझे अभी का लेना है। तो आपका आंसर होगा आपको हमेशा क्या करना है, लेना है अभी का, जो आपका चल रहा है लेटेस्ट वाला आपको हमेशा वो लेना है। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। हो गया। सेकंड पॉइंट बोला गया किस टाइप का पेपर यूज करेंगे। देखिए उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि एक आता है आपको फुल स्केप पेपर बोलते हैं। फुल स्केप पेपर क्या होता है ना, जैसा आप देखा होगा, आप जो जेरोक्स दुकान पे आएंगे अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं कुछ वगैरह, वो एक देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग A4 साइज पेज, और एक आता है हमारा था फुल स्केप। तो ये दोनों में ऑलमोस्ट 19-20 का ही आपका फर्क है। अगर आप देखेंगे डायमेंशन वाइज में लंबाई चौड़ाई तो 19-20 का फर्क होता है, खास अंतर नहीं है। तो उन्होंने हालांकि मेंशन किया यहाँ पे फुल स्केप पेपर में आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं A4 साइज का जो पेज आप वो ले सकते हैं, और उसमें भी आप चाहे तो अगर पूरा वाइट है वाइट ले सकते हैं चलेगा, या फिर आपका ऊपर लाइन लाइन है आप वो भी ले सकते हैं। दोनों पेपर यहाँ पे अलाउ है। आपको असाइनमेंट क्या करना है, अपने जो पेज दोनों है उन दोनों पेज के दोनों साइड लिखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लियरली, इट कैन बी रिटन ऑन द बोथ साइड। अगर आप व्हाइट पेज ले रहे हैं, बहुत लोग का क्या है व्हाइट वाले पे हैंड राइटिंग नहीं बन पाती है, वो सही से नहीं लिख पाते हैं, वो क्या करेंगे, तो सेम आप A4 साइज में एक पेज आता है उसमें लाइन लाइन किया रहता है, आप क्या करें, आप ये लाइन वाला पेज ले लें, आप इसमें दोनों साइड आप लिख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है व्हाइट में आप व्हाइट ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है व्हाइट में लिखने में, आप क्या करेंगे, दोनों को लाइन वाइज लाइन ले सकते हैं। और असाइनमेंट क्या है, आपका पेज के दोनों साइड लिखना अलाउ है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो गया। और एक बात बोलो, यहाँ पे जो लोग PGT और PGCR कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ स्पेशल वीडियो ये। तो जो आपका एक होता है प्रोजेक्ट वर्क दोनों कोर्स में, तो प्रोजेक्ट वर्क में अगर आप हाथ से लिख के बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें आपका दोनों साइड अलाउ नहीं है, ओनली 1 साइड लिखना है प्रोजेक्ट में, उनका वो इंस्ट्रक्शन है। लेकिन असाइनमेंट में क्या है, आप दोनों साइड आप इजीली आप लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बहुत लोग बोलेंगे सर एक पेज थोड़ा लंबा आता है उसमें लाइन लाइन आता है, क्या मैं वो ले सकता हूँ। आप देखिए मैं बोला चाहूँगा, आप जब इसको अरेंज करेंगे ना, आपको अरेंज करने बोला गया स्टार्टिंग में फ्रंट पेज लगाना है, इग्नू का ID कार्ड लगाना है, एक क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब ये जो सारे पेजेस है ना, आप इसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे वो आपको देने वाले हैं A4 साइज के पेज में प्रिंट आउट में। अगर आपने ये लंबा वाला पेज ले लिया मान लिया लिखने के लिए, आप जब इसको फाइल को अरेंज करेंगे तो क्या होगा ना, ये वाला पेज नीचे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी सारे पेज तो A4 में आएंगे, लेकिन जो नीचे थोड़ा बड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा अगली हो जाएगा, आपका अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, जो आपका पेजेस वगैरह है जो प्रॉपर A4 साइज में आता है, आप कोशिश कीजिए उसी साइज का पेज जाकर दुकान में खरीदने का, और दोनों साइड लाइन हो तो आपका वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गया हमारा पेज को लेकर रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कौन सा पेन यूज करना है, तो आपका पेन हो जाएगा, आपको ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। बहुत सारे लोग रेड ग्रीन करके वो कलरफुल डिजाइन बनाते हैं, वो सब काम नहीं करना है। आपका ये सिंपल असाइनमेंट है, आप कोशिश कीजिए आप ब्लू पेन से आप आंसर लिखिए, जो आपका क्वेश्चन का हेडिंग वगैरह है या फिर उसको आप दे दिए ब्लैक पेन से, और कुछ अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह लिखा है मान लीजिए, उसका ब्लैक से नीचे अंडरलाइन करके हेडिंग ऐसे हाईलाइट कर दीजिए ताकि उनको टीचर को दिख जाए। बाकी किसी भी तरह का कलरफुल पेन रेड ब्लू और ये सॉरी रेड वाला हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, या फिर बहुत सारे वो लोग हाईलाइटर यूज करते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं करना है, वो देखने में पूरा ये गंदा लगता है। आपका जो असाइनमेंट है वो सिंपल ओनली ब्लू और ब्लैक पेन से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका हैंड राइटिंग क्या होनी चाहिए, तो इसमें बोला जाऊंगा हैंड राइटिंग क्या आपका एटलीस्ट ऐसा हो कि आप टीचर आपका पढ़ पाए, इतना गंदा इतना खराब ना हो कि टीचर को समझ में ना क्या लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, जिनका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होता है अच्छा, तो उनको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ये बात सिंपल क्लियर है। कोई भी टीचर अगर पेपर चेक करता है, उसको देखता है कि ये पेपर कितना अच्छे से लिखा है उन्होंने, ऑटोमेटिक उनका माइंड होता है कि 1-2 नंबर ज़्यादा दे दूँ उनको हैंड राइटिंग की वजह से। और वही किसी का अगर थोड़ा खराब हैंड राइटिंग है, पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा, तो उनका मार्क्स वगैरह कट जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये घर से बनाना है, आराम से टाइम लेके बनाइए, अच्छे से पढ़ के बनाइए, अच्छा हैंड राइटिंग में बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइप और प्रिंटेड, आपको जैसे मैंने बताया आपको कंप्यूटर पे टाइप करके वो वाली चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। हालांकि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपका ये कंप्यूटर वाला अलाउ है टाइप करके, पर जो असाइनमेंट है वो आपका ओनली हैंड रिटन होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर टाइप अलाउ नहीं है आपका असाइनमेंट में। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे जो पेज है ना, मान लीजिए आपने अगर जिन्होंने अगर लिया होगा लाइन वाला पेज, ठीक है ना, तो लाइन पेज में क्या होता है ना, ऑलरेडी साइड में ना इस तरह से मार्जिन रहती है। अगर मान लीजिए लाइन साइड में मार्जिन नहीं दिया हुआ है, आप ऊपर से एक लाइन खींच के मार्जिन का ऐसे टान दीजिएगा स्केल से लेके, कितना छोड़िएगा, मान लीजिए अंदाज से आप 1 इंच का छोड़ दीजिए। उन्होंने मेंशन किया हालांकि 4 सेंटीमीटर का मेंशन उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जब आप इसे सब सारे असाइनमेंट जो बना लेंगे आप, सारे पेपर जब बन जाएंगे, आपको क्या करना है ना, आपको इस वाले पेज के साइड में, ये जो साइड है आपका पेज का, मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 ऐसे छेद करके इसको यहाँ सिलाई करना है इस तरह से, तो वो सिलाई के लिए जगह बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला 4 इंच का मार्जिन छोड़ने के लिए, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना, जो लोग मान लीजिए बहुत सारे पेज आते हैं जो लाइन वाले ना, उसमें साइड में ऑलरेडी मार्जिन टाना ऐसे टाना रहता है, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट अपना लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मान लीजिए व्हाइट पेपर बना रहे हैं, A4 साइज पूरा प्लेन व्हाइट है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, तब वो क्या करेंगे उस केस में, मैं अपना आगे दिखा देता हूँ। उसमें क्या करें ना, आप जिधर आपको यहाँ पे सिलाई करनी है मान लीजिए, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा छोड़ देंगे, ठीक है ना, मान लीजिए आपने छोड़ दिया 1 इंच का, अब बाकी जो 3 साइड बच गए वहाँ पे आप जस्ट हाफ इंच छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे चारों तरफ से, तो देखने में क्या एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, लुकिंग भी अच्छा होगा, आपका साइड में कटे फटेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए आपका नॉर्मल पेज हो गया, जो व्हाइट वाला मैं उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप ये ऊपर ये साइड में इक्वल छोड़ दीजिए, और जहाँ आप लिख रहे हैं ये वाला राइट साइड में या सॉरी लेफ्ट साइड में, यहाँ थोड़ा ज़्यादा छोड़िएगा मार्जिन, ताकि आपको सिलाई करने में यहाँ पे आसानी हो, ताकि यहाँ पेज वगैरह फट ना पाए हमारा। ऐसा आप कर सकते हैं, मैं अगर अपना दिखा दूँ तो मैंने कैसे किया था, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आंसर कैसे लिखा, जैसे हमने बताया आपको, स्टिक टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। जितना शब्दों में उन्होंने बोला है, मान लीजिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन बोला है, उन्होंने बोला है कि 250 शब्दों में लिखिए, अगला बोला है आपको 500 शब्दों में लिखिए, तो जो 250 है मैक्सिमम से क्या करेंगे आप 270 से 280 शब्द में लिखें, उससे ज़्यादा क्रॉस ना करें। जो 500 बोला या फिर आप ज़्यादा मैंने 300 में मान लिख दिया, जो 500 बोला वो हो जाता 550 या 570 तक में आप लिख दे तो चलेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। असाइनमेंट में बोलूँगा आप कम ना करें, हो सके थोड़ा सा बढ़ा के लिखे, 500 शब्द अगर बोला है मान लीजिए आपने, अगर 50 शब्द बढ़ा भी दिए तो कोई दिक्कत उससे नहीं होगा, थोड़ा फाका फाका लिखे, देखने में थोड़ा अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पेजों को बचाने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा 1-2 पेज एक्स्ट्रा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से लिखिए ताकि वहाँ पे आपको मार्क्स मिले, ये इसका मेन उद्देश्य है। आप अपने असम जितना अच्छा से नीट क्लीन आपको प्रेजेंट करेंगे, आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इसका बहुत अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा आपके ओवरऑल रिजल्ट में भी, इसलिए मैं बार बार अच्छा कर रहा हूँ, आपको अच्छा से लिखना है। फिर क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रो दे दें, फिर आपका मेन बॉडी, नीचे आपका फिर थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दें, ये उसका फॉर्मेट रखिए, आपका आंसर लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन आंसर आपका यहाँ पे निकल के सामने आएगा, और आपको अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। ये हो गया आंसर के बारे में। कैसे लिखना है मैं आगे दिखाता हूँ अपना सैंपल, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पे सोर्स क्या, जैसे मैं बताया आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको क्या करना है, देखिए इग्नू का स्टडी मटेरियल या फिर इंटरनेट का, बट नॉट फुल्ली कॉपी पेस्ट, आप इसका यूज कीजिए, आप इग्नू के बुक का यूज कीजिए, इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन उसको अपने से देख के पढ़ के जो आपको समझ में आ रहा है आप कोशिश कीजिए अपने शब्दों में लिखने का। जब आप अपने शब्दों में लिखिएगा, जब आपका टीचर आपका आंसर पढ़ेंगे ना, वो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो आंसर है आपने ये बुक से कॉपी किया है या इंटरनेट का या फिर अपने शब्दों में लिखा है। अपने शब्दों का बात ही अलग होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह ऐड हो जाएंगे, आप वो चीज़ अपने आप कर लेंगे जब आप करना चाहेंगे। तो क्या करना आपको, ये चीज़ आप अपने से करके रखना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप इसका हेल्प लीजिए, आप इग्नू का जितना बुक है उसको पढ़िए, इंटरनेट लीजिए, आप चैट जीपीटी जो भी आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपका ये गूगल है, ये उसका हेल्प लीजिए, करके आप अपने शब्दों में उसको अच्छा करके प्रेजेंट कीजिए। लेकिन ये क्या है, फुल्ली कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना, ध्यान रखिए मेरी बात को। ये अगला बोला है, जब ये आपका हो जाएगा लिखा हुआ, फिर क्या करना आपको, फाइल का अरेंजमेंट क्या करना। आप देखिए यहाँ लिखा है नो प्लास्टिक फाइल, नो स्टेपलर, ओनली स्टिच विद द थ्रेड। जब आप लिख लेंगे ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ साइड में सब लिख लिए हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर में एक प्लास्टिक का फाइल या यहाँ तक चैनल फाइल बोलते हैं वो लगाते हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले जो है वो सारे फाइल को अलाउ नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट इसमें मैं आइडिया देना चाहूँगा, आपका खुद का स्टडी सेंटर किस तरह से अपने फाइल को स्वीकार कर रहा है, आपका असाइनमेंट को स्वीकार कर रहा है, वहाँ ध्यान दीजिए। अगर वो बोल रहा है कि कोई भी फाइल अलाउ नहीं है तो आपको फाइल नहीं लगाना है।
बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं, वो अपने तरफ से खुद का एक फाइल देते हैं, वो पेपर फाइल आता है ना, वो देते हैं। वो सेंटर वाले कुछ पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन वो देते हैं अपने तरफ से, उसके ऊपर में उस सेंटर का नाम सब लिखा रहता है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो भी स्टडी सेंटर है, एक बार अपने सेंटर से कंफर्म कीजिए कि वो किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप सिंपल जो उनका है जस्ट आप लिख के ऊपर में जो उनका फ्रंट पेज लगा दीजिए, और यहाँ 2 छेद करके आप इसको यहाँ से सिलाई कर दीजिए, ठीक है ना। अभी अगर वो मिनिमम करके जा रहे हैं तब भी आपका वो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा आपने अंदर क्या कंटेंट लिखा है, आपने कैसा आंसर लिखा है, मार्क्स आपको उस पर मिलेंगे, ना कि आपका फाइल कितना अच्छा है उस पर मिलेंगे। फाइल तो जो बाहर से दिख रहा है वो दिख ही रहा है, मेन है आपका अंदर का कंटेंट, मार्क्स आपको उसके ऊपर मिलेगा। आपको हमेशा माइंड में ये चीज़ रखना है। तो जो आपका है इंस्ट्रक्शन वगैरह आप उसको फॉलो करें। पर मैं बोल चाहूँगा आप क्या ये जो प्लास्टिक है, दूसरा आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, पिन मार स्टेपलर कर देते हैं, मत कीजिए स्टेपलर। क्या होता है स्टेपलर ना, जब वो हम लोग बुक को ओपन करते हैं, जब ज़्यादा पेजेस को ओपन होते हैं, पेज वो खुल जाता है, और वो जो सारा पेज है वो गुम होने चांस रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टिचिंग कर दिया है तो वो कभी भी ओपन नहीं होंगे। इसलिए उनका ऑलरेडी उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप उनको क्या करना है, सूता से आपको नथनी करनी है, बोला गया है। आपको क्या करना है, सूता का यूज़ करके उसको सिलाई जैसा करना है। ये हो गया। अगला क्या है, आपको कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए पहले आपका आएगा आपका करेक्ट फ्रंट पेज, ठीक है। इग्नू का आईडी कार्ड लगाना है, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका आंसर, ये आपका फॉर्मेट लगाने का मैं आपको दिखाता हूँ अपना सैंपल कॉपी, आपको आइडिया हो जाएगा। पर यहाँ देखिए मैंने एक चीज मेंशन किया है, करंट फ्रंट पेज। ये क्या चीज़ है ना, आप देखिए, आप जहाँ पे अपना बना रहे, जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, तो हर एक इग्नू का जो अपना अलग अलग एक है रीजनल सेंटर, आरसी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो कुछ आरसी वाले अपना तरफ से खुद का देते हैं फ्रंट पेज स्पेशल, उनके ऊपर में लिखा रहता है आरसी दिल्ली 2, आरसी, खासकर जो भी आरसी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली 2 और 3 वाले, उनका खुद का रहता है अपना पेज, और वो ज़्यादातर ऑनलाइन जमा लेते हैं असाइनमेंट। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, उनके वो आरसी की जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप जाकर पता कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, आप गूगल सर्च कीजिए दिल्ली RC2, दिल्ली RC, आपका जो भी नाम है आपके रीजन सेंटर का, आप वो करके वो गूगल में सर्च कीजिए, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ जाकर पता करेंगे, आपको आइडिया ये हो जाएगा। तो ये करना आपको, ये खुद की जिम्मेदारी है, आपको कैसे करना वो देख लेना है। ओके, यहाँ तक जब सब कुछ आप कर लिया, आप ये सारा काम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने, टेक माय हेल्प। मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो बना हुआ है, मैं बता देखिए। पहला ये वीडियो, जब ये वीडियो आप देखेंगे, इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर आंसर को खोज के दिखाया कि हमको बुक में आंसर खोजना कैसे। हालांकि वो चीज़ मैं आगे फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार और करके आपको, ताकि बहुत आइडिया हो जाएगा आपको। मैंने बस बताया इसमें आंसर खोजना कैसे है। और दूसरा है मेरा ये वीडियो, ये वाले वीडियो मैंने दिखाया मेरा खुद का असाइनमेंट मैंने कैसे बनाया, फाइल कैसे अरेंज किया, प्रॉपर तरीके से सिलाई कैसे किया, मैंने टोटल A to Z सब कुछ मैंने बताया हुआ है इसमें। अगर इसको आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, आपको पूरा ये आइडिया हो जाएगा, आपको मार्जिन कैसे खींचना है, आपको लिखना कैसे है, आपको कितना गैप छोड़ना है, कैसे हाईलाइट करना, सब कुछ मैंने बताया हुआ A to Z। इस वीडियो में कंप्लीट है आपको देखने के बाद। और ये भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। इस वीडियो को पूरा दे लीजिए हेल्प लेकर, आप इस वीडियो को देखिए, देखकर अपना असाइनमेंट खुद से आप बनाइए, मैं यही बोलना चाहूँगा, ताकि आपका सारा काम खुद से ही हो जाएगा, कहीं आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये 2 काम होने के बाद अब है आपको जमा करना। आप जमा कब करेंगे, अब देखिए इग्नू का जो जमा करने का है ना, जिन्होंने लिया है एडमिशन जनवरी में, उनका लास्ट में बताया आपको 30 सितंबर है। जिन्होंने लिया जुलाई में, उनका है लास्ट डेट आपका 31 मार्च। क्योंकि ये वाला आपको पता है ईयरली प्रोग्राम होता है, 1 साल के बाद होता है। तो जो जनवरी में लिया उनका आपका एग्जाम कब होगा, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर 30, तो इसके ठीक पहले जमा होता है आपका 30 सितंबर को। और जो लोग जुलाई में एडमिशन लिया, मान लीजिए उनका अगले साल जाकर एग्जाम होगा जून में, तो उसके ठीक दो महीना पहले आपको यहाँ समझिए, यहाँ पे आपका 31 मार्च को जमा करना है, ये चीज़ है। और जब ये सबमिट आप कर देंगे, तो अब ये उनका जो चेकिंग वगैरह वो सब कब होता है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा एक बार कि जब आप जमा कर देते हैं, जमा करने से उनका जो ऑफिशियल टाइमिंग दिया चेकिंग का, वो दिया हुआ आपका 3 महीने के बाद आपका जो मार्क्स वगैरह सब कुछ ये अपडेट होंगे, इनका वो ऐसा सजेशन दिया हुआ है। आपको जमा करके आपको वेट करना है, जब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, उस रिजल्ट के साथ साथ आपका ये क्या मार्क्स वगैरह वो लोग अपडेट करते हैं। बाकी ये हो गया। बाकी यहाँ पे है सबमिशन मोड, मैंने बताई दिया आपको, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, आपको डिपेंड करता है आपके क्या है, आपका स्टडी सेंटर कैसे जमा ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। कुछ सेंटर वाले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेते हैं, कुछ लोग ओनली ऑनलाइन लेते हैं, कुछ लोग ओनली ऑफलाइन लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जहाँ से एडमिशन लिया है, आपका जो भी स्टडी सेंटर है वो कैसे जमा ले रहा है, आपको उसको वो फॉलो करना है। ये डिपेंड करता है हर एक का। अब ये कहाँ पता चलेगा, तो आपका जो भी RC का वेबसाइट है ना, आपको वहाँ पता चलेगा। अभी ये बहुत लोगों का डाउट है सर ये चीज़ें होती क्या, देखिए आपका जो दिल्ली है ना, वहाँ इग्नू का हेड ऑफिस है, ये सेंटर में एक हो गया, ये पूरा केंद्र है। अब हर एक राज्य में, ऑलमोस्ट हर एक राज्य में एक RC दिया हुआ है, हमारा रीजनल सेंटर बोलते हैं। तो उस राज्य का जो रीजन को कवर करता है, फिर हर एक RC के अंदर में फिर बहुत सारे आपका स्टडी सेंटर है। फिर आप जहाँ रह रहे हो, आपका जो घर है, आपने अपने घर से पास का जो भी नियरेस्ट वाला सेलेक्ट किया होगा, आपने जब एडमिशन लिया होगा आपको ऑप्शन आया था कि आपको कहाँ लेना है अपना स्टडी सेंटर। आपका सबसे नियरेस्ट जो है वो आपका है ST स्टडी सेंटर, ठीक है ना, ये आपको हो गया। ये स्टडी सेंटर क्या है, फिर वो उस राज्य के अंदर जो आपका है रीजनल सेंटर है वो आपको वहाँ मिल जाएगा ये। अब फिर इसके ऊपर क्या हमारा दिल्ली हेड ऑफिस है, तो ये इसका चलता है इग्नू का सीक्वेंस वगैरह। तो आपको सारा काम क्या करना है असाइनमेंट का, आपका जो भी स्टडी सेंटर है आपको वहाँ से ये सारा चीज़ कॉन्टैक्ट करके करना पड़ेगा। किसके लिए, जो PGDT में है उनको करना है स्टडी सेंटर से, और जो लोग PGCR वाले देख रहे हैं मान लीजिए इस वीडियो को, तो उनको करना डायरेक्ट भेजना है दिल्ली के लिए। ये हो गया हमारा कैसे सबमिट करना है। अगला है मस्ट डू। अब यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँ, कुछ क्या करना है आपको, एक है कीप ए PDF कॉपी, मस्ट टेक स्लिप, और है टाइम इन्वेस्ट। अब देखिए आप 3 बातें बोला हूँ। जब आप इसको बना लेंगे,
उनका बोला कि क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि जब आप जमा कर देंगे, इसको जमा करने से पहले बोला गया इसका आप एक फोटो कॉपी करके रख लीजिए, या फिर इसका मैं बोलूँगा सजेशन दूंगा आप इसका एक फोटो कैमरा में क्लिक करके एक पीडीएफ बना के इसको रख लीजिए। ये क्यों बोल रहा हूँ, जब आपने सामान जमा किया, कई बार क्या होता है उसका असाइनमेंट वगैरह बोला गुम हो गया या उनको नहीं मिल रहा है या आपका लॉस हो गया मान लीजिए, तो फिर वो बोलेंगे दोबारा बना के लेकर। उस केस में अगर आपने ये पीडीएफ वगैरह रखा होगा मान लीजिए, उनको बोलना हाँ सर मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने जमा किया था, मेरे पास ऑलरेडी उसका एक कॉपी है, मैं वो कॉपी फिर से जमा कर सकता हूँ कि नहीं। आपके पास ये एक बैकअप रहेगा, इसलिए आप बोला जा रहा है कि इसको और ऐसे प्रूफ भी रहेगा आपने सबमिट किया है ये चीज़ें। तो ये आपको वही मैं सजेशन दूंगा, पर्सनल सजेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 1 घंटे लगेगा एक पीडीएफ बनाने में। मान लीजिए सारे मैंने 30-40 पेजेस होंगे, आप उसको स्कैन करके एक पीडीएफ बना के आप रख लीजिए, ये करना है। दूसरा है मस्ट टेक स्लिप। ये क्या है, जब आप जाएंगे अपने स्टडी सेंटर पे तो उनको जब आप जमा करेंगे असाइनमेंट, तो यहाँ पे एक आता है सबमिशन स्लिप बोलते हैं, आपको वो देते हैं। या तो इग्नू का एक ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है, बहुत सारे सेंटर वाले वो फॉर्मेट में भर के दे देते हैं। अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं दे रहे मान लीजिए, तो एक नॉर्मल व्हाइट सा पेपर रहेगा, उसमें वो लोग लिख के नीचे साइन करके वो अपना एक सील डाल देते हैं अपने स्टडी सेंटर के, हाँ आपने जमा किया, ये प्रूफ है। उसमें कुछ नहीं लिखा रहता, बस लिखा था कि MTT 31, 52, 53 का मैंने असाइनमेंट जमा किया है, सो एंड सो करके नाम देके लिखा था, साइन कर देते हैं। तो वो लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब जो लोग जमा कर रहे हैं जाके अपने सेंटर पे ऑफलाइन में, उनको ये वाला स्लिप मिल जाएगा, अब वो लेना जरूरी है, आप अपने पास रखिएगा सेफ्टी के लिए, ताकि अगर इन फ्यूचर में अगर वो बोलते हैं कि आपका गुम हो गया, हेरा गया है, तो आप बोले सर मैंने जमा किया, देखिए मेरे पास प्रूफ भी है, वो आपको आगे वो काम आता है, इसलिए आपको अपने पास सेफ रखना है। ये हो गया जो ऑफलाइन कर रहे हैं। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो जो ऑनलाइन वाले हैं उनका जब ऑनलाइन आप सबमिट करते हैं ना, सबमिट करने का आपके स्क्रीन पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है कि हाँ आपका असाइनमेंट सबमिटेड हो गया, एक रेफरेंस बारकोड नंबर ऐसा इशू होता है, आप उस नंबर को ही अपने पास रखिए सेफ, वही आपका प्रूफ है कि आपने पास वो जमा किया है। आपको इस तरह कोई भी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग भेज रहे हैं क्या बोलते हैं ऑनलाइन जमा करें पीडीएफ में, उनका वही प्रूफ ऑनलाइन वाला रहने वाला है। दूसरा फिर मैं बोला इन्वेस्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्ट टाइम की बात बोलूँ, और एक दूसरा मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर मेरा पर्सनल सजेशन क्या है। जो असाइनमेंट है, ट्राई टू सिक्योर ए गुड मार्क्स, ओके, दिस विल बूस्ट योर ओवरऑल परसेंटेज बेस्ड ऑन द 30-70 रेशियो एंड डू इट योर सेल्फ, इट विल हेल्प यू टू थ्रू योर एग्जाम। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है 30-70। ये क्या है ना, इग्नू में क्या है, एक सिस्टम है हमारा 30 और 70 का। आप जो अभी काम कर रहे हैं अपना ये असाइनमेंट वगैरह, और एक अपना आप देंगे एग्जाम, ठीक है ना, ये दोनों पेपर होगा 100-100 का। लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा ना पीजीटी का, उसमें ये दोनों का 100-100 का नहीं लेंगे वो। अपने असाइनमेंट में जितना नंबर लाएंगे आप 100 में, उसका वो लोग लेंगे 30%, और आपने जितना लाएंगे मार्क्स अपने एग्जाम में, उसका लेंगे वो लोग 70%। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपको एक 100 के मार्क्स के असाइनमेंट में आपको मिल गए हैं 70 मार्क्स 100 में, ठीक है ना, ये आपका हो गया असाइनमेंट। और आपने जो एग्जाम दिया था वो भी था आपका 100 का, उसमें आपको मिल गया मान लीजिए 60 मार्क्स मिले हैं। तो लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, उसमें ये 60-70 नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा ना, ये 70 का वो लोग लेंगे 30%, तो मान लीजिए 70-21, तो आपका यहाँ हो जाएगा 21 मार्क्स आपका आया असाइनमेंट में, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का 7 7 42। मान लीजिए आपको 42 नंबर आया आपका थ्योरी वाले में, दोनों का जोड़ दीजिए, 2 1 3 4 2 6, तो आपका क्या हुआ उस पर्टिकुलर, मान लीजिए ये पेपर हमारा है MTT 51 का है, तो 51 का पेपर का आपने 100 नंबर का बनाया असाइनमेंट, 100 का बनाया एग्जाम, तो ये 200-200 हो गया ना एक तरह से। लेकिन आपका पेपर कितने का है, टोटल 100 का ही, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रेशियो का फॉर्म लिया, 70-30 का रेशियो बोलते हैं, और आपका ओवरऑल कितना है 63 मार्क्स आपका है। तो ये उनका है चलता है पैटर्न। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपने मान लीजिए ये असाइनमेंट चूंकि आपको पेपर पहले से मिल गया है, आप घर में बैठ के बना रहे हो, आंसर खोज के बना रहे हो, अच्छे से बना रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए कि 100 में एटलीस्ट मेरे पास 80 एबव मार्क्स आए। 80 से लेकर 90 नंबर आप लाते हैं मान लीजिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा, ताकि जब वो उसका वो 30% लेने वाला है, मान लीजिए कितना 30% में 8 से 24 नंबर, तो आपको मैक्सिमम 24, ठीक है, 9 या 27, तो 24 से 27 के बीच में आपका मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है, किसमें आपका असाइनमेंट के जरिए आ गया है। अगर आपको ओवरऑल मान लीजिए 60% मार्क्स लाना है, तो क्या होगा, बहुत ही आसान है। आपने अगर असाइनमेंट में 24-25 नंबर ले आया, तो बच गया कितने उधर 60 में से, मान लिया आपको 24-25 तो ऑलरेडी आ गए, तो बच गया मान लिया 35 नंबर। तो आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें मात्र आपको अगर 35 नंबर के आसपास अगर आप गेन करते हैं मान लीजिए, तो आपका इजी 60% कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका एडवांटेज मिलता है यहाँ पर कि आप जितना अच्छे से असाइनमेंट बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प वो होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारा टोटल इग्नू का जो है, यहाँ पे बोलूँगा पूरा गाइडलाइन दिया था असाइनमेंट को लेकर, सारा डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, जो चीज़ें मेंशन है वो मैंने बता दिया हूँ, इसको लेकर आप अच्छे से फॉलो करके आप बनाइएगा। इसके बाद भी अगर आपका कुछ भी डाउट है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपको कमेंट का डाउट करने का आपको पूरा कोशिश करूँगा। और अगर वहाँ आपको नहीं पूछना मान लीजिए, तो मेरे यहाँ पे चैनल में मेरा ग्रुप है, मैं दिखा दूँ एक बार, ये हमारा टेलीग्राम पे यहाँ पे ग्रुप है, इस पर आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, और वहीं पे आपका वहाँ पे चैट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं चैट पे, जो डाउट आप वहाँ से पूछ सकते हैं मेरा। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैं बताया था कि मैं आपको क्या बोलता, मैं आपको जस्ट रास्ता दिखा रहा हूँ कि आपको सारा काम आपको आधा अपने से करना, आधा मैंने प्रोवाइड किया। तो ये हुई है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक पेज नंबर से लिख दिया है, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने डायरेक्टली दे दिया है, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ देखिए मैंने लिखा पेज फॉर्म में, कैसे मैं दिखा दूँ एक बार। ये देखिए, अगर आप 51 की बात करता हूँ मैं,
एक मिनट में आपको डायरेक्ट दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपका हो गया हमारा 51 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। अब ये 51 का क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा हुआ पहला है, उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, हर एक का बगल में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो पेज नंबर यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 अनुवाद के महत्व और प्रशंसा की चर्चा की, ये आपका पेज नंबर 34 पे मैंने इसका आंसर को मार्किंग किया है। फिर है अनुवादता किसे कहते हैं, सामाजिक संस्कृति का इसका मैंने 62 यहाँ पे उसको मिला हुआ है। मैं आपको ये चलो ये दिखाता हूँ, ये जो आपका दिया हुआ ना अनुवादता, इस पेज नंबर 62। चलिए मैं चलता हूँ 62 पे, मैं दिखा दूँ एक बार बुक को। देखिए ये हमारा हो गया पीजीटी का जो बुक है, मैं यहाँ पे 51 को मैंने ओपन किया है। 51 के इकाई 1 में यहाँ पे देखिए 5 इकाई दिए हुए हैं। मैं जाता हूँ पेज नंबर 66 पे, तो ये इससे स्क्रॉल करेगा, मान लीजिए ये यहाँ देखिए हर एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये हो गया अनुवाद। सो देखिए ये हमारा हो गया अनुवाद की सीमाएँ और अनुवादता। ये आपका पूछा था क्वेश्चन था कि अनुवादता किसे कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुवाद की दृष्टि से इसकी विवेचना कीजिए, आपका ये क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस चैप्टर के अंदर में यहाँ पे इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। कई बार क्या हुआ है ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि अनुवाद की सीमाएं और अनुवादता बताइए। तो इसमें अगर वो डायरेक्ट पूछ रही है तब तो केवल आपको 4.2 में जो आंसर दिया है, आपको केवल इसको रीड करना है, रीड करके आपको अपने शब्दों में आंसर लिखना है, ठीक है ना। कई बार डायरेक्ट पूछ दिया कि सामाजिक सांस्कृतिक दोनों संदर्भ में अनुवाद की सीमाएं बताइए, तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अब कई बार क्या किया उन्होंने, ये ना बोलकर ना डायरेक्ट उन्होंने हेडिंग जो यहाँ दिया हुआ है, अनुवाद की सीमाएं अनुवादता की चर्चा कीजिए, ऐसा लिख दिया क्वेश्चन पेपर में। तो मतलब क्या हो गया, आपका जो चैप्टर का नाम है उसी पे क्वेश्चन बना दिया है। अगर वो ऐसा करता है मान लीजिए, उस केस में क्या करना है, आपको इस वाले चैप्टर में जितना सारा पॉइंट दिया हुआ है, आपको ये सारे पॉइंट को कवर करके आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि वहाँ पे देखिए लिमिट दिया है 500 शब्दों का ही। तो आपको क्या करना है, हर एक से मान लीजिए 70 करके आपको हर एक पॉइंट कवर करके आपको आंसर करना है। और जिस क्वेश्चन में मान लीजिए डायरेक्टली ये वाला लाइन ही दे दिया उठा के कि अनुवाद की सीमाएं ये बताइए, बस इस पे बोला है 500 लिखने के लिए, तब केवल आपको इस वाले पॉइंट पे जो जो दिया है कंटेंट, इसको आपको रीड करके आपको अपना आंसर इसी शब्दों में लिखना है। आपको तब वो पूरा कवर नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने क्या किया ना, चैप्टर का नाम ही दे दिया है, मतलब उस चैप्टर में जो पॉइंट दिया आपको सबको कवर करना पड़ेगा। और कई वाले में क्या किया, डायरेक्टली एक पॉइंट का नाम दिया, तो आपको केवल उस पॉइंट के अंदर जो दिया आपको उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, क्वेश्चन था कि अनुवादता किसे कहते हैं, ठीक है। और इसका अब यहाँ पे स्टार्टिंग देखिएगा क्या दिया है, अनुवादता की सीमाएं, उसके अंदर यह अनुवादता क्या दिखा, यहाँ लिखा है अनुवादता का अर्थ और स्वरूप, ये दिया हुआ है। और दूसरा बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद की दृष्टि से इसकी विवेचना कीजिए। देखो वो यहाँ दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद सीमाएं और अनुवादता। तो ये जो 4.4 आपका यही एक्चुअल आंसर है। और उसके पहले खाली बोला है कि अनुवादता की डेफिनेशन क्या है वो बताइए। तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है, मैं मार्किंग किया 62 पेज नंबर, तो ये मैं दिखा दूँ एक बार 61 62, ये हमारा हो गया पेज नंबर 62, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया हमारा हेडिंग। तो ये आपका हो गया अनुवादता, जिसे बोलता है अनट्रांसलेबिलिटी का अर्थ स्वरूप। अब यहाँ से आपको ये पढ़ना है, पढ़ के इतना पूरा तो आपको नहीं लिखना है, आपको जस्ट यहाँ पूछा है डेफिनेशन क्या है, आप यहाँ से 5 लाइन निकाल लीजिए इसमें से पढ़ के। हाँ, कि अनुवादता क्या है भाई, इसकी 2 सीमाएं दी गई है, पहली इसमें क्या है, या पूछा कि अनुवादता है क्या, यहाँ पहले डेफिनेशन हमारा वो है, यहाँ लिखा देखा, अनुवादता से अभिप्राय अनुदित हो सके तथा स्थिति या संभावना से है। तो यहाँ पे देखिए दो बात बोला गया है। आपसे पूछा डायरेक्ट कि वो अनुवादता क्या, आपको वो केवल वो लिखना है, ये पूरे यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देखिए ये तो अनुवादता का या अनुवादता शब्द का अनुवाद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा अनुदित हो या ना सके। तो आपको ना देखिए स्टार्टिंग का ये लाइन का जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूँगा अगर एक मिनट। ये देखिए आपको ये वाला पार्ट जरूरत नहीं है, आप खाली डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, इसके यहाँ ये अनुवादता से क्या अभिप्राय अनुदित, ये यहाँ आप डायरेक्ट शुरू कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करके दिया, उसका अर्थ क्या है आप ये लिखिए। तो ये पूरा पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो बुक में से हमारे ये दिया हुआ है 4.2.2, जब वो आंसर लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में, वहाँ पे लिख दे रहे हैं 4.2.2 ऐसा करके वो लिख देते हैं, और फिर लिखते हैं अनुवादता। तो ऐसे में तो आपको क्लियरिटी दीजिए, तो इग्नू का फॉर्मेट है आंसरिंग करने का। आप अगर इसको भी यहाँ लिखते तो दिख ही रहा है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है इग्नू के बुक से। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, वो आपको नहीं करना है, आपको जस्ट इसको पढ़ना है, पूरे पार्ट को पढ़ के फिर अपने शब्दों में आपको जो समझ में आपको वो लिखना है। इसका मेन उद्देश्य वही है कि आप ये सेल्फ लर्निंग है, आप खुद से सीख सके, कुछ भी कर सके, लड़ सके, इसलिए यहाँ पे दिया गया इसको बनाना खुद से। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा बोला उसकी विवेचना कीजिए, उसका आंसर मैं दिखा दूँ, नीचे आइए 65 नंबर पेज पे मैंने मार्किंग किया है, उसको ये छोड़ दीजिए इतना सारा, ये रहा 65 यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद, सीमाएं और अनुवादता। अब यहाँ से देखिए शुरू किया, ये एक यहाँ से ये ज़्यादा आंसर, नेक्स्ट यहाँ इतना दिया हुआ है, फिर इतना दिया, देखिए यहाँ तक, फिर इसके अंदर ये 4.4 इसके अंदर का ही है, लोकोक्ति का मुहावरे हो गया, ये हो गया। अब इतना तो लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे पूरा 1000 वर्ड हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये पूरा पढ़ना है, पढ़ के आपको जो जो लग रहा है कि थोड़ा अच्छा पॉइंट है, आप उसको वहाँ से निकाल लीजिए। वहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपने इस वाले में से 2 लाइन निकाल दिया, इस वाले पैराग्राफ में से, ठीक है। फिर अगले इस वाले पैराग्राफ में से आपने यहाँ से 2 लाइन निकाल दिया, फिर यहाँ से आपने 2 लाइन निकाल दिया, 2, ऐसे करके आपको मिक्स करके आपको लिखना है, आपको पूरा लाइन से छापना नहीं है। ऐसा करके आप लिखेंगे, मेरा यकीन मानिए आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। आपका ये ऑलमोस्ट 500 वर्ड में इजीली आपका कवर हो जाएगा, आपको अच्छे तरह पे आप कर पाएंगे।
सेम टू सेम ऐसे दूसरा आंसर दिया, मान लीजिए उसको ऐसे करना है। तो ये आपका एक फॉर्मेट इग्नू का। इस बहाने क्या होगा, आप उस चैप्टर को भी एक बार पढ़ लेंगे और जब आप आंसर को खुद से लिख लेंगे, जस्ट 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है। नहीं तो इग्नू का बुक इतना बल्कि आप पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। एटलीस्ट जो चैप्टर जो क्वेश्चन आए हुए हैं असाइनमेंट, उसको अगर आप खुद से करते हैं, आप वहाँ से खुद से आप उसको पढ़ पाएंगे। ऐसे करके क्या आप सारा आंसर को आपको खोज खोज के आप लिखना है। चलिए वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पे एक बार। देखिए तो यहाँ पे से बताया मैंने, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे सबको मैंने मार्किंग कर दिया। इस तरह से हर एक पेज में आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, दिखा दूँ। नीचे मैंने ये सारा अलग, ये सारा 52 का है। इसी पीडीएफ मैंने सबको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पे दे दिया हूँ। ये हो गया हमारा, ये नीचे आ गया। इसके बाद ये दिखा दूँ। और एक और क्वेश्चन लोगों को डाउट होता है, सर यहाँ दिया हुआ इसका ये पुनरीक्षण कीजिए। अब देखिए जो आप बोल रहे हैं सर क्वेश्चन का लिखना, मैं बोलना चाहूँगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए अनुवाद की प्रक्रिया के चरणों का, इसको आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख के नीचे हेडिंग दे दीजिए। क्वेश्चन अनुवाद की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों और उसमें अनुवाद की भूमिका का विवेचना कीजिए बोला है, तो आप कीजिए हटा दीजिए, लिखिए विवेचना। इतना करके आप ये अपने क्वेश्चन का विवेचना तक लिख के हाँ सेमी कॉलन दीजिए। हाँ ये मेरा आंसर हेडिंग हो गया। इसलिए ये आपको ब्लैक से हेडिंग दीजिए, आंसर लिखिए ब्लू से। बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट वाला आप लिखते हैं। बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया इसका सारा अनुवाद लिखने के लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको ये पूरे क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो करने बोला, आप केवल हेडिंग नंबर 10 हेडिंग दीजिए, ऊपर लिखिए हिंदी में सारा अनुवाद, ऐसा करके हेडिंग देके बस नीचे अपना जो भी आपने सारा अनुवाद किया आप वो लिखिए डायरेक्ट। इसको पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ये लंबा चौड़ा ये सारा पैरा यहाँ पे दिया वो पुनरीक्षण करना है, किसी में दिया आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया है। तो वो सारी चीज़ों को क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओनली आपको आंसर लिखना है। ये वाला 53 का पेपर हो गया। यहाँ पे देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन का हेडिंग दे दीजिए। बाकी ये आपका क्वेश्चन पेपर का आपको करना है, अनुवाद करना है। तो इसको क्या, ये वाला मैं बोलना चाहूँगा, इसका अच्छा से आप ना प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखिए। ये वाला फॉर्मेट को, इसका मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसका आप नीचे लिंक दिया, आप देखिएगा वीडियो का, आपको हेल्प मिलने वाला है उससे। चलो मैं आप चलता हूँ अपने PDF वाले पे, 1 मिनट। ये हो गया सारा। आपको ध्यान रखना है लॉन्ग क्वेश्चन का आपको कॉपी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया सारा चीज़। ये हमारा हो गया 51 का। यहाँ देखिए मैंने मार्किंग कर दिया है। हालांकि पीडीएफ में मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे भी सारा है, हर एक पेज में वाइस दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा किस पेज पर आपको आंसर, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे MTT 52 का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसका यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया पेजों के हिसाब से। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये 3 क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ये पहला वाला आपको दिया गया यहाँ पे हिंदी में है, जो आपको अरेंज करना है। ये आपको इंग्लिश में अरेंज करना है, कैसा एज पर डिक्शनरी में कैसे होते हैं वर्ड आप अरेंज करना है। इसके लिए आप ये वीडियो का हेल्प लीजिए। आप इस वीडियो मैंने सबको बताया करके आपको यहाँ से जानने को मिल जाएगा। बाकी आपको डाउट होता है, यहाँ पे सारा इसका सोल्यूशन वगैरह आप इसको चेक कीजिए एक बार, बुक से आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए कैसे करना पड़ता है। फिर यहाँ पे इसको लिखना है रोमन देवनागरी में, यहाँ पे वो मैंने भी कर दिया है। ये 3 हो गया। इसके बाद नीचे इसका दिया हुआ था, 1 मिनट, हाँ यहाँ से दिया हुआ है 5-5 वर्ड निकाल कर, इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया आंसर। इसको आपको इंग्लिश बुक में मिल जाएगा, आप यहाँ डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आपका हो गया गद्यांश, ये आपको था ट्रांसलेट करना है। ये कैसे करना है, या तो आप देखिए पेज नंबर 144 में दिया हुआ है नंबर 10 का, इसका कैसे करना है गद्यांश को, सारा अनुवाद करने बोला जा रहा है। वहाँ पे बुक में ना 1-2 एग्जाम्पल करके दिखाया, आप उसको देखिए। सारा अनुवाद क्या होता है, उसको समराइज करके छोटे में लिखना है, जो उन्होंने करिए है। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है, ये दिखा नोट राइट ओनली द आंसर, देयर नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन। आपको जो बुक, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे उन्होंने एक लंबा सा पैराग्राफ दिया है, आप उसको पूरा दिया हिंदी, पहले इंग्लिश में दिया है, फिर उसको हिंदी में अनुवाद किया, फिर उसको बोला आपको करना सारा अनुवाद। तो आपको वो सारा कॉपी नहीं करना है, आप डायरेक्टली जस्ट हेडिंग दीजिए, अंग्रेजी का हिंदी का सारा, ऐसा ये टाइटल दीजिए हेडिंग, और नीचे अपना जो आपका आंसर है वो करना है, अपना शुरू कर दीजिए। ऐसा आपको करना है। ये हो गया। फिर यहाँ पे दिया पुनरीक्षण का, सेम टू सेम वही करना है आपको। ये कैसे करना है देखिए, इसका भी ये पेज नंबर 149 पे ना, इसका बुक में दिया हुआ है सारे आंसर, जो आपको पीजीटी का बुक है वहाँ पे दिया हुआ है, कैसे करना है आप बताया गया, आप उसको दीजिए। बाकी गूगल इसका हेल्प लीजिए। बाकी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर प्रोवाइड कर दिया, आप उसको देख के करिए, क्योंकि ये मैं बोला चाह रहा हूँ आप खुद से करेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है एक्चुअली। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आपने अगर मान लिया गूगल से छाप के लिख दिया, तब तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर खुद से करते हैं, एक बार पढ़ के करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, फिर क्योंकि आपको ये हेल्प होने वाला आपको एग्जाम के टाइम पे भी। ये हो गया इसका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा 53 का हो गया। यहाँ पे इसका जो भी था शॉर्ट वाला, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। ये आपका लिखा था परिभाषा शब्द का हिंदी इंग्लिश वाला, और ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर। हाँ, ये बोलना चाहो, देखिए ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसमें आता है एक आपका इस सेम टू सेम ना एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देते हैं, और उसको बोला आपको करने अनुवाद। ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में भी 10 नंबर का, तो आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैंने आप बोले यहाँ पर एक वीडियो है, मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके पे ही, कैसे आपको लिखना है। आपको करना है इसमें ना, आपका जो भी फॉर्मेट है क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ हेडिंग यहाँ दिया हुआ है, सब्जेक्ट का नाम है, नीचे आप लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इधर में मार्किंग करना पड़ता है, बीच में खंड A खंड B रहता है, 3 प्रश्न को उत्तर दीजिए, ऐसा करके लिखा। आपको ये फॉर्मेट को मेंटेन करना है, आप जैसे तैसे मत लिखिए, ताकि वो देखने में एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो। ये बहुत कुछ करता है, डिपेंड आपका प्रेजेंटेशन कैसे आप लिख रहे हैं। ये खंड ब खंड 100 करके आपको उसी तरीके से आपको लिखना है कि अच्छा मार्क यहाँ पे मिल सके। ये हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये अच्छा, ये यहाँ पे आया हुआ था कि उपसर्ग और प्रत्यय बोला जाता है, इसका यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उपसर्ग किसको बोलते हैं हम लोग, वही शब्द जो है हमें शब्दार्थ के क्या पहले लगते हैं, उसको बोला है शुरू में, क्या शब्द के शुरू में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे अति था मान लिए तो अत्यधिक हो गया, तो यहाँ पे अत्याचार हो गया। इस तरह अति मैंने पहले जुड़ा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। और जो प्रत्यय जो यहाँ पे क्या बाद में लगा, जैसे जादूगर, तो जादू प्लस घर, तो घर बाद में लगा जादूगर, इस तरह से बात का ये है।
नेक्स्ट हो गया इसका हिंदी अनुवाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, ये हिंदी उसका है, ये इंग्लिश वाला हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा ये 54 का हो गया सेम टू सेम। ये वाला इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोला जाऊँगा, ये वाला बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। पेज नंबर यहाँ पे 135 में जाइएगा ना, वहाँ पे बहुत सारे बुक में इसका सारा दिया हुआ है, वहाँ से आप खुद के आप ये आप गूगल से लिखिए तभी दोनों हो जाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम में तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, इसका बहुत हद तक ना रिपीटेशन आपका PYQ से जो क्वेश्चन में आए हुए पहले वो ज़्यादा रिपीट होता है, आप वहाँ से करेंगे, आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। आपको ये सारे हमारे मार्किंग क्या है, आपका बुक में कहाँ मिलेगा मैंने वो भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको ये आइडिया होगा। ओके नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन से हमारी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, आपका अनुवाद करना है। ये हमारा 3 अनुवाद था हिंदी इंग्लिश में मिला के। सेम 55 में हमारा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ बता दिया मैंने, आप नीचे अनुवाद करने के लिए बोला गया, ये हो गया। और लास्ट में हमारा एक 33 का क्वेश्चन पेपर है, ये 33 का हो गया, यहाँ पे सबको मैंने बता दिया है। और इसका नीचे लास्ट क्वेश्चन है एक हमारा है लिखने का स्क्रिप्ट, वो भी यहाँ पे देखो मैंने करके दिखाया, आप इसको लिख के यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ये हो गया। ओके ये हमारा इग्नू का है फ्रंट पेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्नू का ये फ्रंट पेज हो गया। ये ऐसा कोई फिक्स PDF नहीं है, उन्होंने जस्ट बोला था कि आपका फ्रंट पेज में आपका राइट साइड में आपका नाम हो, आपका इन्वर्टर एड्रेस हो, लेफ्ट साइड आपका कोर्स का डिटेल हो, ये जस्ट मैंने मेंटेन करके बनाया पेज जैसा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं आप। ये हमारा यहाँ पे ग्रुप हो गया, मैं दिखा दूँ एक बार आपको, अगर कुछ भी डाउट मान लीजिए आप ये चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा दूँ एक बार जो हमारा मेरा PDF था, मैंने कैसे बनाया था, मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ वो कैसा था, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा उससे। तो देखिए ये मेरा है PGT का एक असाइनमेंट का PDF, ये कौन सा है, ये हमारा MTT 53 का PDF है। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, यहाँ पे मैंने अपना यूनिट नंबर लिखा है, नाम वगैरह इधर सर, ये जो सब कुछ डिटेल वगैरह है ना कैसे फिल करना है, इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप ये वाला वीडियो को देखिए जाकर, यहाँ पे मैं सबको बताया को कहाँ मिलेगा। ये सारा चीज़ आपका जो भी आपका इग्नू का ID कार्ड है, आपका जो क्वेश्चन पेपर का टॉप में सब कुछ लिखा हुआ आपको वहाँ से मिल जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं सर क्या मैं इसको हिंदी में लिख सकता हूँ, आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जो लिखा है मैं अनुवाद भाषिक और सामाजिक, इसको आप चाहे तो हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। ओके ये करके आपका निशान करके डेट डालना है, डेट कौन सा होगा, आप जिस दिन जाकर जमा करने वाले हैं ना आपको उस दिन का यहाँ पे डेट लेके जल्दी है दे सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ये आपका एक इग्नू का ID कार्ड लगा दीजिए, ID कार्ड हो गया नीचे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन पेपर हो गया, फिर क्वेश्चन पेपर का ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया नीचे। उसके बाद सारा पेपर लगाना है आपको क्वेश्चन पेपर का, फिर आपका यहाँ से आपका आंसर शुरू करना है। ये देखिए चूंकि मैंने बनाया था व्हाइट पेपर में, ये मेरा व्हाइट पेपर है, आप देख पाएंगे यहाँ पर पेज के ये साइड मैंने सिलाई किया था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है मैंने, ऊपर थोड़ा कम छोड़ा है, इधर थोड़ा कम छोड़ा है। और अगर मैं दिखा दूँ नीचे एक बार भी आपको, एक मिनट, ये रहा देखिए यहाँ पर नीचे जो छोड़ा मैंने छोड़ा, क्या हो गया कहने का मतलब क्या है, मैंने 3 साइड से थोड़ा कम छोड़ा है और जो इधर में है ज़्यादा छोड़ा है, क्योंकि यहाँ मुझे सिलाई करना था इसलिए मैं ज़्यादा छोड़ा हुआ है। तो आपको इसे जो व्हाइट पेपर में लिख रहा है उनको ऐसे मेंटेन करके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए फिर मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिखा है, ऐसे क्वेश्चन किया भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए, क्वेश्चन था वही मैंने जैसे हेडिंग दे ब्लैक से, यहाँ पे मैं 10 नंबर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने आंसर करके आंसर शुरू किया है, ठीक है ना, उसे करके आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया, ऊपर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट कोड 53 करके, ऐसा हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट नीचे पेज नंबर दीजिए 1 2 3 करके, आपका जस्ट मैंने बना दिया, ये मेरा आंसर हो गया। जहाँ पे आपका एक आंसर खत्म हो रहा है देखिएगा मैं एक बार, ये रहा, जब यहाँ मेरा आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे जगह खाली था, तो चाहता अगर मैं तो यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन 2 कर देता शुरू, पर मैंने नहीं किया। उन्होंने बोला भी है कि जहाँ आपका आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद आप एटलीस्ट 3-4 लाइन गैप छोड़िए, ताकि यहाँ पे टीचर चेकिंग करके आपका मार्किंग दे सके। थोड़ा सा पेज बचा के कुछ नहीं होने वाला है, आप जितना अच्छा से फाका फाका लिखिएगा उनको टीचर को आसानी होगी चेकिंग करने में, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलने चांस रहेगी। इस पेपर में मेरे ख्याल से मुझे 85 मार्क्स आया था असाइनमेंट 100 में, तो ये मेरा फॉर्मेट था, इसमें मैंने फॉलो करके लिखा। यहाँ पे इतना मैंने गैप छोड़ दिया है, मैंने क्रॉस लगा दिया है, मैंने नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया। तो मेरा टारगेट हमेशा था, मान लीजिए अगर आपका दिखा दो, अगर ये आपका है 10 मार्क्स मान लीजिए ना, तो अगर मान लीजिए 4 पेज में मेरा आंसर खत्म हो रहा है, मैं करता 4.5 पेज में आंसर लिखता था मैं, ये 4 पेज कंप्लीट हुआ और आधे पेज में यहाँ थोड़ा सा लिख के मैं हमें गैप छोड़ दूँ, मेरा पैटर्न खोल के क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये मैंने लिखा, यहाँ से 2 हो गया, हमारे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 मैंने 5 लिखा, ये मेरा छठवा पेपर जैसे आएगा मेरा वहाँ पे हाफ लिख रहा हूँ। मैं हमेशा ऐसा किया, आधा लिख के मैंने बाकी ज़्यादा जगह छोड़ दिया हूँ, उनके लिए चेकिंग के छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे से शुरू किया हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों को आपस में सटाया नहीं हूँ, हमेशा गैप देके लिखा हूँ, प्लस हर एक लाइन के बीच में मेरा गैप है, कोई काटाकुटी नहीं किया हूँ, यहाँ पर भी हुआ है। जो अच्छा आप उसके बाद अंडरलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, उसी आपको फॉलो करना है। जितना अच्छा आप नीट एंड क्लियर रखेंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ये सारा मेरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से मेरा ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों का हिंदी इंग्लिश पर्याय लिखिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है ना, आप क्या कीजिए वो इंग्लिश का इंग्लिश में लिख दीजिए, अब बगल में आपका यहाँ आंसर दीजिए हिंदी में, दोनों आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये था हमारा प्रश्न पत्र का अनुवाद। देखिए मैंने इंग्लिश का नहीं लिखा, जस्ट डायरेक्ट मैंने आंसर लिख के वही पैटर्न फॉलो, बीच में हेडिंग है, इधर 3 घंटे समय है, 100 मार्क्स का इधर मैंने लिखा है, यहाँ पे नोट दिया है मैंने करके, फिर वही सेम पैटर्न फॉलो किया। बीच में मैंने लिखा है खंड ख बीच में है, ये से आप चाहो तो ये खंड ख यहाँ लिख दो, पर गलत होगा। आप क्या कीजिए उस फॉर्मेट को मेंटेन कीजिए, जैसा होता है क्वेश्चन पेपर, और देखने में अच्छा लगेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। ए बी खंड बी सी करके यहाँ पे मेरा वो एंड कर दिया करके, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शुरू, ये उपसर्ग वाला है, ये मेरा प्रत्यय वाला जिस था वो है। फिर यहाँ से मेरा आ गया अनुवाद, ये मैंने इंग्लिश कॉपी नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने हिंदी में मैंने हेडिंग दिया, हिंदी में अनुवाद कीजिए करके नंबर 8 क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ से मैंने सीधा अनुवाद करके आंसर लिख दिया अपना। ये मेरा अनुवाद हो गया हिंदी का, ये मेरा हो गया हमारा अनुवाद इंग्लिश का, ऐसा करके ये करके मैंने यहाँ पे ये हमारा इंग्लिश का ट्रांसलेटर वाला हो गया, ये करके मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। 2 आया था पैसेज ये मेरा। और ये देखिए यहाँ पे एक है ना इग्नू का एक लास्ट पेज भी है, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है लगाना, जो इग्नू का इंस्ट्रक्शन है उसमें केवल फर्स्ट पेज लगाने बोला गया है,
इग्नू का आईडी कार्ड, फर्स्ट पेज आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर, आंसर, बस ये 4 चीज़ें बोला गया है। पर ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया, ये इग्नू का एक लास्ट पेज है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लगा सकते हो, ये टीचर का है था इवोल्यूशन मार्क्स देने के लिए, आप लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लगा भी सकते हो तो। ये करके लास्ट हो गया, ये मेरा पीडीएफ था। तो ये था, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। इस पीडीएफ में सारा मैंने कवर किया, जो भी था स्टार्टिंग का इंस्ट्रक्शन वगैरह वो हर साल सेम रहने वाला है। बाकी आंसर मैंने आपको जस्ट रास्ता दिखाया, आधा मैंने दिखा दिया है। आप बुक खोलिए, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। पर जो लोग चाहते हैं कि मैं इतना मेहनत भी नहीं करूँगा, मुझे कहीं से कोई चाहिए रेडीमेड वाला, तो आप बाय फ्री आप छोड़ सकते हैं वीडियो को, आप वहाँ से कर सकते हैं। पर जिनको खुद से करना है उसको मैंने हाफ सोल्यूशन प्रोवाइड किया, बाकी हाफ आप खुद से कर लीजिए, आपका ये पूरा हो जाएगा। और मेरा यकीन मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये सारा काम को खुद से कीजिए। खुद से करेंगे आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए भी, आपको खुद की लर्निंग भी होगी। आप उसी बहाने आप बुक को पढ़ लेंगे, नहीं तो ऐसे कोई बुक को नहीं पढ़ने वाला है। इसको लिखने के चक्कर में आप ये बुक को पढ़ लेंगे, जो आपका हेल्प आएगा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के टाइम पे भी। चलिए, इस पर अगर कुछ भी अगर डाउट हो, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर लग रहा है कि शायद मैंने गलत बताया कुछ है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, पर जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे, मुझे लगता है आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा असाइनमेंट को लेकर, आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।